10 दिनों से ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर देश से लड़ाई लड़ रहा है। ये एक ऐसी जंग है जिसे जीतना उसके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वो इसे हारना भी नहीं चाहता। ये सच है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, लेकिन ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ईरान ने 4 लेवल्स ऑफ सक्सेशन का सिस्टम बना रखा है, मतलब हर इंपॉर्टेंट लीडर और हर इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव रेडी रहता है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे अभी हुई है, तो उनका कंटिन्यूअस बैकअप प्लान पहले से तैयार रहता है। लगभग तय माना जा रहा है कि ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुना जा चुका है, लेकिन ईरान इतना नाइव नहीं है कि तुरंत उसे सामने ला दे और बाद में अमेरिका उसे भी टारगेट कर दे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगर आयतुल्ला खामनेई नहीं रहे तो ईरान में डेमोक्रेसी आ जाएगी, लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर आज भी बड़ी संख्या में लोग मौजूदा सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका के ही टाइम स्क्वायर में लोग इकट्ठा होकर शेम और स्टॉप यूएस एंड इजराइल वॉर जैसे नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी इस मुद्दे को लेकर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इंडिया का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी लखनऊ और कश्मीर में लोग इसका मातम मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी यूएस कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है। वेनेजुएला में मदुरो इसलिए कमजोर पड़ा क्योंकि वहाँ की पब्लिक उससे काफी हद तक तंग आ चुकी थी, लेकिन ईरान की सिचुएशन अलग है। वहाँ आज भी सोसाइटी डिवाइडेड है, कुछ लोग सरकार के खिलाफ है तो कुछ आज भी उसके सपोर्ट में खड़े हैं। यानी साफ है कि ये सिर्फ एक लीडर की मौत का मामला नहीं है, बल्कि पूरा रीजन और ग्लोबल पॉलिटिक्स इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत करीब से देख रहा है। और खामेनेई के बाद भी IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बाकी है। ये वही ताकतवर सैन्य संगठन है जिसने सुप्रीम लीडर को मारने वालों को सजा देने की कसम खाई है। उनका कहना है कि अब ईरान अपनी हिस्ट्री का सबसे फिरोशियस ऑपरेशन लॉन्च करेगा। उधर यमन के हूथी रेबल्स भी पूरी तरह अलर्ट हो चुके हैं। उनके नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा है कि वे ईरान के साथ खड़े हैं और उनके लड़ाके किसी भी समय जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। उनका आरोप है कि इजराइल और उसके सहयोगी खुली जंग चाहते हैं, इसलिए ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की लड़ाई बनती जा रही है। इससे पहले भी हूथी रेबल्स अपनी ताकत दिखा चुके हैं। 4 मई 2025 को उन्होंने इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ये हमला इसलिए भी बड़ा माना गया क्योंकि मिसाइल इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही। धमाका इतना तेज था कि कई लोग घायल हुए और एयरपोर्ट कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा। हूथी रेबल्स मिसाइल और ड्रोन हमलों में काफी माहिर माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर भी काम कर रहे हैं, जिनकी स्पीड आवाज से कई गुना ज्यादा होती है और जो उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकती है। इसी वजह से मौजूदा राडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इन्हें रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। अब यहाँ 2 सवाल आते हैं। क्यों अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को खत्म करना चाहते हैं, और क्या ईरान को खत्म करना इतना आसान है? तो दोस्तों, यही जानेंगे द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 4 जून 1989 को आयतुल्ला खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। सत्ता संभालने के बाद उनका मानना था कि जिस देश के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होती वो बड़ी ताकतों के सामने हमेशा कमजोर रहता है। इसी सोच के साथ ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। ईरान बार बार कहता रहा कि ये प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और सिविलियन यूज के लिए है, लेकिन अमेरिका को शक था कि इसके पीछे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी भी हो सकती है। हालांकि आज तक इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। इस तरह के आरोपों का इस्तेमाल पहले भी अमेरिका कर चुका है। उदाहरण के तौर पर इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी यही कहा गया था कि उसके पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हो सकते हैं, और इसी आधार पर वहां एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री एक्शन करके सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया और उसे फांसी दी गई। खामेनेई को डर था कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट गया तो अमेरिका अगला दबाव उसके मिसाइल प्रोग्राम पर डालेगा। उसके बाद ईरान के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट्स को सपोर्ट करके वहां सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगा। इसीलिए ईरान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी से जुड़ा मामला बन गया था। दूसरा बड़ा रीजन ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नाम का नेटवर्क बनाया, जिसमें गाजा का हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूथी रेबल्स शामिल माने जाते हैं। इन्हें समर्थन देने के आरोपों की वजह से अमेरिका ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहता है। तीसरा रीजन डेथ टू अमेरिका वाला नारा है। खामेनेई ने बाद में कहा था कि ये आम अमेरिकियों के लिए नहीं बल्कि उन नेताओं के खिलाफ है जो अमेरिकी पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं, जैसे ट्रंप, बोल्टन और पोम्पेओ। चौथा रीजन, अमेरिका ये कहता है कि ईरान में महिलाओं की सिचुएशन ठीक नहीं है, जबकि एजुकेशन के मामले में वहाँ लगभग 90% लिटरेसी रेट है। अमेरिका हिजाब के मुद्दे को भी उठाता है, कहता है कि हिजाब ईरान में ठीक नहीं गई। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ये आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में हजारों बार सामने आया है, जहाँ 4-4, 5-5 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ बहुत गलत काम किए हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान, इराक और यमन के लाखों सिविलियंस को मार दिया अपने फायदे के लिए। तो जब अमेरिका के ही हाथों में खून लगा है तो ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट में इंटरफेयर करना, क्या ये सच में जेन्युइन कंसर्न है या फिर इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है? इसका जवाब द भारत फाइल्स आपसे जानना चाहता है, तो कमेंट में जरूर बताएं।
ईरान मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसका एरिया लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े देश पर पूरी तरह कंट्रोल करना किसी भी बाहरी ताकत के लिए बेहद मुश्किल है। दूसरा, ईरान के पास मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और मजबूत मिलिट्रीज में से एक है। इसके पास 5 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स और लाखों रिजर्व फोर्सेस हैं। इसके अलावा IRGC जैसी अलग सैन्य ताकत भी है जो खास तौर पर रिजीम की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तीसरा, ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का बड़ा स्टॉक है जो पूरे मिडिल ईस्ट में टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क भी है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी रेबल्स और इराक सीरिया में कई मिलिशियाज। चौथा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। फिलहाल ईरान ने इसे बंद कर रखा है और ये जानकारी 9 मार्च 2026 तक की सिचुएशन के अनुसार है। सिर्फ चाइना का क्रूड ऑयल शिप जाने दे रहा है क्योंकि चाइना पूरी तरह ईरान का सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ता दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर का एरिया है और इसी रास्ते से इंटरनेट केबल है। अगर ईरान इसे कट कर देता है तो इंटरनेट बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए साफ है, ईरान को खत्म करना सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाला कदम होगा। फिर भी आज अमेरिका जानता है कि ईरान को डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज्यादा हाथ उसी का है और अब ईरान को स्टेबलाइज करना भी उसी को पड़ेगा। अमेरिका का एक्चुअल इंटेंशन ईरान के रिसोर्सेज और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है, ये बात सब जानते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन आज भी मानता है कि whoever controls Iran controls the energy lifeline for the future। इसी वजह से ईरान अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और इसी कारण मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका का टारगेट नंबर 1 बना हुआ है। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जंग अभी दोनों तरफ से जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, फिर भी ईरान मजबूती से इसका सामना कर रहा है। ऐसे में द भारत फाइल्स आपसे जानना चाहता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने का कोई चांस है और ये चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।